हेलो बच्चों, मैं नीरज कुमार प्रसाद। मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीरज पर आपका स्वागत है। हम अभी क्लास 12 का दूसरा पार्ट सेकंड चैप्टर हम उसको पढ़ेंगे और सेकंड चैप्टर हम 3 या संभवतः 4 वीडियो बनाने में लग जाए हमें इसमें, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है। इसमें हमें मगध साम्राज्य के साथ साथ गुप्त साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना है। साथ ही साथ 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बाद तक के स्थितियों को, राजा, साम्राज्य और उस समय के जो सामाजिक और धार्मिक स्थिति थे, प्रशासन के जो स्थिति थे, उसके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले हम मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और इन सभी के बारे में समझने से पूर्व हमें थोड़ा सा और आगे समझना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत के इतिहास में क्या क्या परिवर्तन आया। सबसे पहले हम जान लें कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक बड़ा परिवर्तन था, जिसे हम एक अलग तरह का ऐतिहासिक लेखन कह सकते हैं। वो है वैदिक सभ्यता का विकास होना। वैदिक सभ्यता का विकास भारत के उत्तरी भाग, खास करके गंगा, यमुना और गोदावरी का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों तक किसी न किसी रूप में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। और सबसे पहला वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और इसी ऋग्वेद की रचना के माध्यम से हम उस समय के समाज, उस समय के नदी, भौगोलिक स्थिति, लोगों के रहन सहन सभी के बारे में समझ सकते हैं। ऋग्वैदिक काल हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस समय लिखे गए ऋग्वेद के माध्यम से ही हमें वर्ण व्यवस्था का पता चलता है और उसके बारे में 4 वर्ण हैं। इसके बारे में हमें 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में पता चलता है। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है और उस समय 3 वेदों की रचना होती है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये 3 वेदों की रचनाओं के बाद उत्तर वैदिक काल का समय और इतिहास में परिवर्तन आता है और इस समय राष्ट्र और राजा का प्रादुर्भाव होता है। राष्ट्र और राजा का प्रादुर्भाव होना और साथ ही साथ वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तित होना इस समय का मुख्य लक्षण रहा है। तो निश्चित रूप से जब राष्ट्र और राजा के प्रादुर्भाव होता है तो हम साम्राज्य की भी बात करते हैं। निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में कई साम्राज्य विकसित हुए होंगे, कई वंश का विकास हुआ होगा। तो हम उन्हीं वंश, उन्हीं समय के राजा या साम्राज्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इन सभी को समझने से के लिए हमारे पास जो स्रोत हैं, मुख्यतः जो हमारे पास स्रोत होते हैं वो पुरातात्विक, यानी कि जिसे उत्खनन के द्वारा या सिक्कों के माध्यम से, मोहर वगैरह जो प्राप्त हुआ होगा, उस समय के सिक्के प्राप्त हुए होंगे उनके द्वारा, बर्तन प्राप्त होंगे उनके द्वारा, ये पहला हमारा साक्ष्य होता है जिससे हम उस समय के इतिहास को समझ पाते हैं। दूसरा हमारा लिखित साक्ष्य होता है और वो साहित्यिक रूप से, धार्मिक रूप के पुस्तकों के रूप में या किसी विदेशी यात्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से हम उस समय के इतिहासों को समझने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से ये इतिहास को समझने का जो स्रोत है, जानने का जो प्रयास है, ये हमें उस समय के इतिहास की जानकारी देता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे ही साम्राज्य, राष्ट्र, राजा का भी जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा, अर्थात साम्राज्य का विकास होने लगा, तो हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण साम्राज्य समझ में आता है और वो है मगध साम्राज्य। लेकिन मगध साम्राज्य उस समय का एक अकेला साम्राज्य नहीं था। 16 महाजनपदों का उस समय तक विकास हो चुका था और इन 16 महाजनपदों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था
और 16 महाजनपद भारत के अलग अलग क्षेत्र में फैले हुए थे। उन 16 महाजनपदों को हम अच्छी तरह से समझेंगे और भारत के नक्शे पर वो कहाँ स्थित है उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 16 महाजनपद भारत के नक्शे पे हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं 16 महाजनपदों के नाम लिखा गया है। इसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज इन 16 महाजनपदों के नाम हैं। और ये 16 महाजनपद गोदावरी नदी के तट से लेकर उत्तर के अफगानिस्तान के क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो इसमें इन 16 महाजनपदों के बारे में अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में इनका उल्लेख किया गया है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैप के सबसे उत्तर में कंबोज और गांधार जो कि अफगानिस्तान सीमा से सटा हुआ है, तो वहीं सबसे नीचे गोदावरी तक इसका क्षेत्र था। आपके बिहार, झारखंड के क्षेत्र तक इसका फैलाव इधर दिख रहा है और पश्चिम में राजस्थान। इन 16 महाजनपदों में मगध जिसकी राजधानी राजगीर और जो कि बिहार के पटना गया क्षेत्र में स्थित था, वहीं अंग जिसको चंपा या चंपावती राजधानी था और यह मुंगेर भागलपुर के क्षेत्र में स्थित था। काशी, वाराणसी जो कि यूपी में स्थित है। कौशल, सारावत इसका राजधानी और यह फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर और यह साउथ वैशाली डिस्ट्रिक्ट में जो कि यूपी में स्थित था। और कुरु, हस्तिनापुर इसका राजधानी और यह हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है। चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी शक्तिमती बुंदेलखंड में स्थित है। पंचाल जिसका राजधानी काम्पिल्य वेस्टर्न यूपी में स्थित है। सूरसेन मथुरा राजधानी, ये मथुरा उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार आप जो यहाँ पे देख रहे हैं सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें 16 महाजनपद के बारे में विस्तार से लिखा गया है और ये भारत में कौन कौन से क्षेत्र में स्थित हैं उन सभी का वर्तमान में उस देश के कौन सा क्षेत्र है सब इसमें उल्लेखित है। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसा कि महाजनपद के बारे में मैप के माध्यम से आपने समझा कि वो कहाँ स्थित है और वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र में वो साम्राज्य महाजनपद स्थित था। तो हम आगे बात करते हैं उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य के बारे में। मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली होने के कई कारण थे। उसमें एक सबसे बड़ा कारण था कि उसके जितने भी राजा हुए वो योग्य थे और युद्ध कला में माहिर थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था लोहा की प्रचुर मात्रा जिसकी वजह से औजार, हथियार वगैरह बनाया जा सकता था। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था उसकी सुदृढ़ राजधानी राजगीर चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था, वहीं पाटलिपुत्र नदियों से घिरा हुआ राजधानी था। इस वजह से शत्रुओं का आक्रमण मुश्किल था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण था हाथियों की प्रचुरता। मगध साम्राज्य अपने सेना में हाथियों का प्रयोग करते थे जो कि झारखंड जैसे क्षेत्रों से मिल जाता था और हाथी युद्ध में बड़े काम आते थे। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य बना और उसमें योग्य शासकों में सबसे पहले वंश का नाम आता हर्यक वंश जिसका संस्थापक बिंबिसार था। और बिंबिसार मगध साम्राज्य में 80,000 गांवों को जीतकर एक साम्राज्य के रूप में उसको विकसित किया। उसका बेटा अजातशत्रु वो भी बहुत ही शक्तिशाली राजा था और उसने अपने साम्राज्य में बज्जी गणराज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया, उसका विस्तार किया। उसने रथमूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग करके अपने शत्रुओं को अपने वश में किया अर्थात उसे जीत लिया। अजातशत्रु के समय ही बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु का पुत्र उदयन वो भी एक योग्य शासक था और उसने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर, जो कि बिंबिसार राजगीर में राजधानी बनाया था, उसे हटाकर पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी को बनाया। उदयन के बाद बहुत योग्य शासक नहीं रहे हर्यक वंश के और नागदासक का
हत्या करके, उसका अंत करके शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया। और ये वंश में कालाशोक एक महत्वपूर्ण शासक रहा, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ये सभी के सभी साम्राज्य जो कि हर्यक वंश से लेकर शिशुनाग वंश और नंद वंश, ये तीनों साम्राज्य 544 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक के थे। अंत में नंद वंश जो कि मगध साम्राज्य का तीसरा वंश था, और नंद वंश में महापद्मनंद इसका प्रथम शासक और धनानंद इसका अंतिम शासक था। इसी के समय में सिकंदर भारत के पश्चिमी प्रांतों पर आक्रमण किया था, और इसके बाद धनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके मंत्री थे चाणक्य। इस सभी चीज़ों का उल्लेख मौर्य साम्राज्य, साथ ही साथ मगध साम्राज्य का विस्तार, इसका विकास, और चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, अशोक, इन सभी का उल्लेख चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। साथ ही साथ इंडिका जो कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य, जो कि नंद वंश के समाप्त होने के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, और मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य आजीवक संप्रदाय का था, और आजीवक संप्रदाय को मानने वाला। उसके समय में सिंचाई की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस यूनानी शासक को हराया था, और उसकी बेटी हेलेना से उसने शादी की थी। तो ये सभी चीज़ें दर्शाता है कि चंद्रगुप्त एक महान शासक था, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे बृहद भारत का निर्माण करने का प्रथम श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, वो बहुत बड़े क्षेत्रों को तो जीतने का श्रेय उसे नहीं जाता है, लेकिन कम से कम उन सभी जीते हुए क्षेत्रों को स्थिर रख सका, उसे गवाया नहीं, यानी कि उसको कायम रखा। उसके बाद उसका पुत्र जो कि इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध है और महान माना जाता है, अशोक। अशोक के शासनकाल इस समय का मौर्य शासन का सबसे चरम था, और उसके शासनकाल में दक्षिण गोदावरी के पार तक इसका क्षेत्र पहुंच गया। साथ ही साथ असम के क्षेत्र तक सटा हुआ, उत्तर में नेपाल के तराई, और पश्चिम उत्तर के तरफ अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। गुजरात, महाराष्ट्र, ये सभी क्षेत्र इसके अधीन थे। यदि हम इन सब को समझना हो तो हम अशोक के शिलालेख, 14 शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये 3 जो उस समय लेख प्राप्त हुए थे अशोक के द्वारा या उसके शासनकाल में उनके मंत्रियों के द्वारा जगह जगह पे इसको स्थापित किया गया था। इससे पता चलता है कि उसका क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ था। अशोक के 14 शिलालेखों में प्रथम शिलालेख में वो अपने प्रजा को संतान के समान मानता है, ऐसा उसने कहा है। तो वहीं 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन है। कलिंग युद्ध जो कि उस समय का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, और अशोक कलिंग युद्ध में इतना उलझा कि उसके द्वारा ये युद्ध तो जीत लिया गया, लेकिन बहुत से लोग मारे गए, बहुत से सेना के में लोग मारे गए, और इसके वजह से अशोक व्यथित हो गया, और संभवतः इन सब युद्ध के विभीषिका को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उसने धम्म की नीति पे चलना स्वीकार किया, और इस धम्म के बारे में विस्तार से बौद्ध धर्म के राहुलोवाद सूत्र में दिया हुआ है। तो ये धम्म की नीति पे चलने का अर्थ था अहिंसा नहीं करना, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना, ऐसे बहुत से चीज़ों को उसने स्वीकार किया। और उसके बाद वो विश्व विजय युद्ध के माध्यम से ना करके शांति के माध्यम से धर्म को चारों तरफ फैला करके उसने विश्व को जीतने का प्रयास किया, शांति फैलाने का प्रयास किया। और उस बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए वो
कई देशों में अपने मंत्री और महामंत्री जैसे उनके जितने भी मंत्रिमंडल में थे या फिर उसके लिए विशेष रूप से व्यक्तियों को नियुक्त किया, उनके पुत्र पुत्री को भी कई देशों में भेजा गया धर्म के प्रचार के लिए। उसमें उनका पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री जो थी उसको श्रीलंका भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो हम ऐसा देखते हैं कि अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार और बौद्ध धर्म के शांति का पाठ पूरे विश्व को फैलाने का प्रयास ने उसे महान बना दिया। अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और अशोक के समय बौद्ध धर्म पे बहुत से कार्य किए गए, जिसमें स्तूप का निर्माण, कई स्थानों पर अशोक के द्वारा स्तूप का निर्माण भी किया गया। तो हम मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक अशोक के द्वारा जो कार्य किए गए, इसी वजह से अशोक को महान शासक भी कहा जाता है। अशोक का नाम ज़्यादातर जितने भी शिलालेख मिले हैं उसमें प्रियदर्शी ऐसा उल्लेख मिलता है। मास्की का जो एक लेख मिला है मास्की में, उसमें अशोक नाम प्राकृतिक भाषा में मिला है। तो हम मौर्य वंश का समाप्त 184 ईस्वी पूर्व हो गया था, जब बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया गया था। पुष्यमित्र शुंग जो कि बृहदरथ की हत्या कर दिया था और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना किया गया था। तो उस समय तक मौर्य साम्राज्य एक सबसे विशाल, एक महान साम्राज्य स्थापित हो चुका था। आज के वीडियो में हम लोग यहाँ तक मौर्य साम्राज्य और अशोक तक के बातों को समझने का प्रयास किए। अगले वीडियो में हम उसके प्रशासन के साथ साथ जो बाद के जो शासन हुए शुंग वंश या कण्व वंश, उन सभी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एक वीडियो में समेटना सभी चीज़ों को संभव नहीं है, इसलिए अगले वीडियो में मौर्य प्रशासन, उसके अलावा उसके नेक्स्ट वीडियो में गुप्त काल के शासन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारा इस वीडियो में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसमें जो महत्वपूर्ण है, कुछ अच्छे प्रश्न बनते हैं कि मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य था कैसे, दूसरा अशोक के द्वारा किए गए कार्य, अशोक ने धम्म नीति पे चलना स्वीकार किया, वो धम्म नीति क्या था, उसके बाद 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और उस 16 महाजनपद की राजधानी का नाम क्या है, साथ ही साथ इन 16 महाजनपद के बारे में किस पुस्तक में उल्लेख किया गया है, इन सभी को प्रश्न के रूप में एक तैयार कर सकते हैं, नोट्स तैयार किया जा सकता है। तो हमारा ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, हम और आगे अच्छे तरीके से इसको करने का प्रयास करेंगे। तो फिर ए ज्ञान नीरज को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में फिर हम आगे के चैप्टर को लेकर के चलेंगे। धन्यवाद।